नमस्कार दोस्तों। आज हम 31 मई 2026 के जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। एंग बंगाल आंदोलन के प्रेरणा स्रोत कौन थे? एंग बंगाल आंदोलन के प्रेरणा स्रोत विवियन डेरोजियो थे। हेनरी विवियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता के एक क्रांतिकारक शिक्षक थे जिन्होंने 1820 और 1830 के दशक में एंग बंगाल मूवमेंट की शुरुआत की थी। वे अपने छात्रों में स्वतंत्रता और तार्किक रूप से सोचने के लिए प्रेरित करते थे। दूसरा प्रश्न है, 1921 में संयुक्त प्रांत के उत्तरी जिलों हरदोई, बाराबंकी, बहराइच आदि में एका किसान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? एका किसान आंदोलन के प्रणेता मदारी पासी थे। अवध में 1921 के अंत में शुरू हुए एका आंदोलन अर्थात एकता आंदोलन का मुख्य नेतृत्व मदारी पासी और उनने निचले तबके के नेताओं ने किया था। इसका मुख्य कारण अत्यधिक लगान वसूलना और ठेकेदारों द्वारा उत्पीड़न था। आज़ाद हिंद फौज की झांसी की रानी महिला बटालियन ने किस स्थान पर ब्रिटिश सेना की यूनिट के हमले को नाकाम कर उन्हें पीछे हटने को मजबूर कर दिया? वह थी आराकान। कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन अर्थात कैप्टन लक्ष्मी सहगल के नेतृत्व वाली झांसी की रानी रेजिमेंट ने ब्रह्मा म्यांमार की सीमा पर स्थित आराकान मोर्चे पर ब्रिटिश सैनिकों का बहादुरी से सामना किया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। संयुक्त राजस्थान के विषय में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा गलत है? संयुक्त राजस्थान संघ का निर्माण 7 रियासतों ने किया, यह कथन गलत है क्योंकि संयुक्त राजस्थान के एकीकरण का तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948 का निर्माण पूर्व राजस्थान संघ की 9 रियासतों में उदयपुर मेवाड़ रियासत को मिलाकर कुल 10 रियासतों द्वारा किया गया था, न कि 7 रियासतों द्वारा। अन्य सभी कथन राजधानी उदयपुर, जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्घाटन और कोटा शासक उपराज्य प्रमुख बनाना पूर्णतः सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। वल्लभ दास, मुरली राम और चेतन दास क्रमशः बीकानेर, रायपुर और कोटा में निम्न में से किस संप्रदाय की शाखाएं स्थापित की? तो इन्होंने की थी राम स्नेही संप्रदाय की शाखाएं स्थापित। राम स्नेही संप्रदाय के संत हरिदास जी और रामदास जी के शिष्यों ने राजस्थान और उसके आसपास के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे बीकानेर, रायपुर, कोटा आदि संप्रदाय का प्रचार प्रसार करने के लिए अपनी शाखाएं और पीठ स्थापित की थी। अकबर द्वारा 1580 ईस्वी में मेवाड़ विजय के लिए भेजे गए अभियान का नेतृत्व किस सेना नायक ने किया? 1580 में भेजे गए मेवाड़ विजय अभियान का नेतृत्व अब्दुल रहीम खान द्वारा किया गया। अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैन्य अभियानों की श्रृंखला में 1580 में मिर्जा राजा अब्दुल रहीम खान को मेवाड़ भेजा था। इसी अभियान के दौरान कुंवर अमर सिंह ने शेरपुर में मुगल शिविर पर हमला कर खाना के परिवार की महिलाओं को बंदी बना लिया था, जिन्हें महाराणा प्रताप ने सम्मान वापस भिजवाया था। जालोर के विरुद्ध अंतिम अभियान में
अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व किस सेना नायक ने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व कमालुद्दीन गुर्ग ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के शासक खानादेव को पराजित करने के लिए अपने सबसे योग्य और विश्वसनीय सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग को भेजा था। 1311 ईस्वी में कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में ही मुगलों ने जालोर दुर्ग पर अंतिम अधिकार किया था। रघुवर दयाल गोयल किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है? रघुवर दयाल गोयल बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है। रघुवर दयाल गोयल ने बीकानेर राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए 22 जुलाई 1942 को बीकानेर प्रजामंडल की पुनर्स्थापना की थी। भीमडूंगरी स्थित अशोक के अभिलेख को किसने खोजा था? तो भीमडूंगरी में जो अशोक के अभिलेख को खोजा था वो थे कार्लाइव। विराटनगर जयपुर की बीजक की पहाड़ी के प्रसिद्ध भाबरू शिलालेख की खोज कैप्टन बर्ट ने 1837 में की थी, जबकि भीमडूंगरी अर्थात भीम की पहाड़ी पर स्थित अशोक के दूसरे शिलालेख की खोज SCL कार्लाइव ने 1871-72 में की थी। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर के अलावा किस स्थान पर आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय बनाया? तो बनाया था रंगून में। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का मुख्य केंद्र सिंगापुर में स्थापित किया था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत की मुख्य भूमि की ओर बढ़ते हुए जनवरी 1944 में इसका दूसरा मुख्यालय रंगून बर्मा में स्थानांतरित कर दिया था। 1857 की क्रांति के दौरान किस रियासत के शासक लक्ष्मण सिंह ने क्रांतिकारियों को रसद व्यवस्था कराई थी? तो लक्ष्मण सिंह के कहाँ के शासक थे? शाहपुरा के। शाहपुरा रियासत के राजा लक्ष्मण सिंह ने अंग्रेजों की अधीनता होने के बावजूद क्रांतिकारी तात्या टोपे और अन्य सैनिकों का अप्रत्यक्ष सहयोग किया था तथा उनके लिए रसद एवं भोजन सामग्री की व्यवस्था करवाई थी। फल्गुबाई निम्न में से किस नृत्य की विद्या की कलाकार हैं? तो फल्गुबाई चरी नृत्य की कलाकार हैं। फल्गुबाई राजस्थान के किशनगढ़ अजमेर क्षेत्र में प्रसिद्ध नृत्य की मुख्य और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नृत्यांगना है। यह नृत्य मुख्य रूप से गुर्जर समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है। निम्नांकित सूचियों में से 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के नेता और उनसे संबंधित कार्यक्षेत्र को सुमेलित कीजिए। तो शामल है बिजरोल बड़ौद उत्तर प्रदेश के, देवी सिंह खेर है मथुरा के, भूपाल सिंह है नोह के और तुलाराम रेवाड़ी हरियाणा के। राजवल्लभ पुस्तक के लेखक कौन थे? राजवल्लभ पुस्तक के लेखक मंडन थे। राजवल्लभ, जिसे राजवल्लभ मंडन भी कहा जाता है, शिल्प शास्त्र और वास्तुकला की एक प्रसिद्ध रचना है, जिसे लेखक महाराणा कुंभा के प्रमुख वास्तुकार मंडन ने लिखा है। गुड़ला किस पर्व से संबंधित है? गुड़ला गणगौर के त्यौहार पर किया जाता है। गुड़ला नृत्य मुख्य रूप से मारवाड़ जोधपुर में चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक गणगौर तक मनाया जाता है। यदि ये दिया हुआ है आपको गणित में समीकरण, तो XY का मान ज्ञात करना है। समीकरण को बिंदु रूप में व्यवस्थित करेंगे दिए गए विकल्प पूर्णांक में x बराबर 3 और y बराबर -1 या इस प्रकार की अन्य सेटिंग की जांच करें।
सही विकल्प की संतुलन वार्षिक संख्या शर्तों के अनुसार 2, 3 आता है, जहाँ उपयुक्त मानों में से गुणनफल x बराबर 3 सिद्ध होता है। 17 सवाल है। 50 सेमी लंबाई वाले एक रोलर का व्यास 21 सेमी है। मैदान को समतल करने में 300 पूर्ण चक्कर लगता है, तो 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से लागत क्या होगी। तो रोलर की लंबाई में दी 50 सेमी, इसको लिख सकते हैं हम 0.5 मीटर। रोलर का व्यास दिया है 21 सेमी, तथा त्रिज्या दी है, तो त्रिज्या हो जाएगी 21/2 अर्थात 0.105 मीटर। तो हम इससे निकाल लेंगे कुल लागत चक्रों की संख्या 2970 आ जाएगी, जो इसका आंसर हो जाएगा। 2x + 3y बराबर 7, a - bx a + by बराबर 3a + b - 2 समपाती रेखाएं दर्शाते हैं, तो ए बी का मान क्या होगा। तो ए का मान 5 और बी का मान 1 हो जाएगा। घनाकार आइसक्रीम बॉक्स की भुजा 22 सेमी है। इसे त्रिज्या 2 सेमी तथा ऊंचाई 7 सेमी वाले समान शंकुओं में ऊपर तक बढ़ा जाता है, तो शंकुओं की संख्या क्या हो जाएगी। तो शंकुओं की संख्या हो जाएगी 121 × 3 बराबर 363। तो हमारा आंसर हो जाएगा 363। यदि दिए गए आंकड़ों में बहुलक माइनस माध्यिका बराबर 48 हो, तो बहुलक माइनस माध्य का अंतर होगा 72। श्रेणी में 2, 7, 17, 29, 41 में अगला पद क्या होगा। तो ये संख्या अभाज्य संख्याओं का अनुक्रम है, तो इसका अगला पद 53 हो जाएगा। लेकिन अगर हम अंत निकाल के करें तो 59 भी हो सकता है, अर्थात डिलीट हो सकता है। PQRST तथा U 6 सदस्य हैं। PQ का पिता है, ST की माता है, R से विवाहित हैं, UT के दादा हैं तथा RP का भाई है। U के से किस प्रकार संबंधित हैं। तो U दादा होगा। बहुपद ax² + 5x + c x - 2 तथा x - 1/2 से पूर्णतः विभाजित हो, तो इसका आंसर होगा a बराबर c। n प्रकरणों का माध्य है। यदि प्रथम श्रेणी के में 1 की कमी, द्वितीय में 2 की, तृतीय में 3 की कमी और इसी प्रकार लगातार की जाए, तो नया माध्य क्या होगा। तो नया माध्य आएगा n + 1/2। एक ठोस लंबवर्तीय बेलन जिसका व्यास 16 सेमी, ऊंचाई 2 सेमी को पिघलाकर समान आकार के ठोस गोले बनाए जाते हैं, तो प्रत्येक गोले का व्यास क्या होगा। तो प्रत्येक गोले का व्यास 4 सेमी होगा। किस विकल्प में सभी शब्द युग्म शुद्ध हैं। तो इसमें होगा ऊंचाई, स्वयंवर और परिशिष्ट। अन्य विकल्प में अशुद्धि, पुरस्कार गलत हैं, जबकि पुरस्कार होता है। सीढ़ी गलत है, अर्थात सीढ़ी होती है। प्रादुर्भाव गलत है, क्योंकि प्रादुर्भाव होता है। किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद है। तो प्रमाण ये संधि विच्छेद नहीं है। इसका संधि विच्छेद प्लस मान होता है। व्यंजन संधि के नियम के अनुसार न का अणा हो जाता है। कढ़ाई का सही अर्धविभेद किस विकल्प में है। शक्ति, कढ़ाई का मतलब होता है शक्ति, और कढ़ाई का मतलब होता है एक लोहे का बर्तन। कढ़ाई का अर्थ होता है कठोरता या शक्ति। कढ़ाई रसोई में काम आने वाला एक गोल गहरा धातु का बर्तन है। अवार्ड का हिंदी पारिभाषिक शब्द है प्राप्य। अवार्ड शब्द का अर्थ पंचाट, अधिनिर्णय या प्रदान करना होता है। प्राप्य शब्द अवार्ड का हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है, प्राप्य। अवार्ड का अर्थ होता है पंचाट, अधिनिर्णय या प्रदान करना होता है। प्राप्य शब्द रिजीवल या ड्यू के लिए प्रयुक्त होता है।
आ उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। आस्तिक आस्तिक शब्द का मूल रूप अस्थि से है, इसमें आस उपसर्ग नहीं लगाए। जबकि आहार में आ प्लस आहार, आस्था में आ प्लस स्था आदि उपसर्ग हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच? He said, when I was a boy, I could stay up as long as like. इसका सही उत्तर होगा He said that when he was a boy, he could stay up as long as he liked. जब डायरेक्ट स्पीच में पास्ट टाइम क्लोज व्हेन आई वाज अ बॉय के साथ कोई भूतकाल की आदत या संगता व्यक्त होती है तो इनडायरेक्ट बदलते समय सामान्यतः इसका टेंस परिवर्तित नहीं किया जाता है। फिल इन द ब्लैंक व्हेन इट रेन वी विल गो आउट, इसका सही उत्तर होगा स्टॉप्स। सम्यक सूचक क्लोज कंडीशन टाइम क्लोज व्हेन से आई से शुरू होने वाले वाक्य में यदि मुख्य वाक्य फ्यूचर टेंस विल गो आउट में हो तो वेन वाले भाग में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पासिव फ्रॉम ऑफ हर बिहेवियर डिसअपॉइंटेड मी, इसका सही उत्तर होगा आई वाज डिसअपॉइंटेबल एट हर बिहेवियर। डिसअपॉइंटेड क्रिया के बाद पैसिव वॉइस में एजेंट के रूप में बाय के स्थान पर एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स ही इज मैड, ही बिगेन मैडल्स, इसका सही उत्तर होगा आइदर और। ये वाक्य दो विकल्पों में से एक को चुनने की स्थिति को दर्शाता है, इसलिए कोरिलेटिव कंजक्शन आइदर और का प्रयोग व्यापक व्याकरण की दृष्टि से एकदम सही है। मैच द वर्ड इन कॉलम ए विद देयर एंथोनिम्स इन कॉलम बी। अकॉर्ड, एकॉर्ड एंड सहमति, इसका अर्थ होगा डिसेंट असहमति, असिस्ट एंड प्रसम्पति, लाइबिलिटी एंड दायित्व, बोल्ड एंड बहादुर, टाइम्ड एंड डरपोक, ब्लिस यानी परमानंद, मिश्र यानी कष्ट या दुख। मैच लिस्ट समिट विद लिस्ट सेकेंड ऑफ कैंटरबरी इन ईयर 2026। G7 समिट 2026 में G7 समिट कहाँ हुआ है? फ्रांस में। 2026 में 52वां शिखर सम्मेलन फ्रांस में प्रस्तावित है। ब्रिक्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पार्टनरशिप इवेंट्स के संदर्भ में एक कूट के अनुसार मिलान है। G20 सम्मेलन भारत इंडिया मूव आए। एशियन फिलीपींस 2026 का आसियान शिखर सम्मेलन फिलीपींस द्वारा होस्ट किया जाना है। राजस्थान के किस संस्थान ने मार्च 2026 में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाई सब्जेक्ट के 16वें संस्करण में शीर्ष 50 संस्थानों में अपना स्थान बनाया है? तो है बिट्स पिलानी। मार्च 2026 में जारी प्रतिष्ठित QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट में राजस्थान की बिट्स पिलानी ने विशिष्ट विषयों में वैश्विक स्तर पर शीर्ष 50 संस्थानों में हासिल किया है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पायलट चरण के दिशा निर्देशों में मार्च 2026 में दिए गए संशोधनों के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें कथन बी और सी सही है। संशोधित गाइडलाइंस के अनुसार इसकी आयु सीमा को बढ़ाकर 18 से 25 वर्ष किया गया है और मासिक वजीफे में 5000 से बढ़ाकर 9000 कर दिया है। इंटर्नशिप की अवधि को 1 वर्ष ही बनाए रखा गया है, जो कि गलत है। मार्च 2026 में राष्ट्रीय महिला आयोग ने ट्रूकॉलर के साथ मिलकर किस राष्ट्रव्यापी डिजिटल सुरक्षा टूलकिट को लॉन्च किया है? तो ट्रूकॉलर के साथ मिलकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने साइबर सेफ सखी
को लॉन्च किया है। महिला को डिजिटल स्पेस में सुरक्षित रखने, साइबर फ्रॉड से बचाने और जागरूक करने के उद्देश्य से शुरू की गई इस पहल की टूलकिट नाम का साइबर सेफ सखी रखा गया है। 7वीं सीनियर नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में कृष्णा नागर का संबंध कौन सा कथन सही है? जयपुर के पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता कृष्णा नागर ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुषों की एकल में सुदर्शन एमएस को कराया, नित्याश्री के साथ मिक्स्ड डबल्स में स्वर्ण पदक जीता और एच6 श्रेणी में वास्तव में पैरा खिलाड़ियों के लिए यह निर्धारित किया गया है। राजस्थान होम स्टे पेइंग गेस्ट योजना 2026 के संदर्भ में सही विकल्प चुनें। इस नीति के तहत पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति से रूबरू कराने के लिए घरों को सिल्वर या गोल्ड श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। साथ ही आवास मालिकों अधिकतम 7 कमरों तक मेहमानों को किराए पर दे सकता है। मार्च 2026 में यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स में कला और संस्कृति के क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार सम्मानित किया गया है प्रीति कल्याणी को। राजस्थान की कला और सांस्कृतिक विरासत को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बढ़ावा देने और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए लंदन में उन्हें सम्मानित किया गया है। राजस्थान की में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना MYSY के संबंध में कौन सा कदम सही नहीं है? इस योजना का उद्देश्य राज्य के 10 लाख युवाओं को नवीन रोजगार अवसर प्रदान करना है। ये सही नहीं है। यह लक्ष्य संख्यात्मक रूप से इस योजना के वास्तविक वित्तीय और प्रशासनिक प्रावधानों से भिन्न है, जबकि न्यूनतम 8वीं पास योग्यता और 18 से 45 वर्ष की आयु सीमा वाले अन्य सभी सही तथ्य हैं। राजस्थान में AIML नीति 2026 का शुभारंभ किस तिथि को किया गया है? तो ये किया गया है 24 जनवरी 2026 को। राज्य को तकनीक और शासन के क्षेत्र में उन्नत बनाने और तथा युवाओं को AI कौशल विकसित करने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस की पूर्व संध्या पर इसे आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया है। PM E-ड्राइव योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजस्थान में EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार के संदर्भ से विकल्प चुने। ये और भी दोनों सत्य इसमें। हरित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए इस योजना के तहत राज्य में 691 चार्जिंग स्टेशन स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें राजधानी जयपुर में सर्वाधिक 122 और अजमेर में 39 चार्जिंग पॉइंट स्थापित किए जाना प्रावधान है। लेड नाइट्रेट को उच्च ताप पर गर्म करने पर दिखाई देने वाले भूरे धुएं को क्या कहते हैं? तो इस धुएं को कहते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो यह अपघटित होकर लेड ऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। यह नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस ही भूरे रंग के धुएं में निकलती है। 4 तार A, B, C और D एक ही पदार्थ हैं, परंतु उनकी लंबाई और त्रिज्याएं अलग अलग हैं। विद्युत धारा के लिए न्यूनतम प्रतिरोध उत्पन्न करने वाले तार की लंबाई और त्रिज्या का क्या होगी? तो लंबाई 2L और त्रिज्या 4R हो जाएगी। प्रतिरोध का सूत्र होता है आयुर्वेद के अनुसार त्रिदोष वात, पित्त और कफ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? गर्म मौसम में व्यायाम करने से पित्त कम होता है। ये कथन असत्य है, क्योंकि गर्म मौसम, ग्रीष्म ऋतु और भारी शारीरिक व्यायाम दोनों से शरीर में पित्त को बढ़ाते हैं, कम नहीं करते हैं। 2 विलगित पिंडों के संबंध में सही विकल्प चुनें। एक कथन सत्य है, जबकि कथन भी असत्य है। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार अन्योन्य बल परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होते हैं, इसलिए उनका योग शून्य होता है, जो कि सत्य है। परंतु यदि पिंड गति करते हैं तो उनके द्वारा अलग अलग दूरियों तय करने के कारण कार्य का योग हमेशा शून्य होता है। यह आवश्यक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी संयोजी ऊतक नहीं है? तो यह कार्डिक अर्धिपेशी। कार्डिक मांसपेशी एक प्रकार का पेशीय ऊतक है
जो हृदय की दीवारों को बनाता है, जबकि उपास्थि, रक्त और कंडना सभी संयोजी ऊतक है। राज्यसभा के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 2 सत्य हैं। राजस्थान का पहला गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, जबकि पहला बैठक 13 मई 1952 को हुई थी, इसलिए कथन ए गलत है। जबकि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में पारित हुआ था, उस समय राज्यसभा अस्तित्व में नहीं थी, केवल अंतरिम संसद थी, इसलिए इसका अनुसमर्थन नहीं किया लिया गया था, अतः कथन 2 सही है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की शपथ का प्रारूप का वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 60 में भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा पद की शपथ दिलाई जाती है, जिसका प्रारूप विशेष रूप से अनुच्छेद 60 में दिया गया है। यह तीसरी अनुसूची में शामिल नहीं है। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के अनुसार प्रत्येक पंचायत सर्किल हेतु न्यूनतम कितने वोट की आवश्यकता है? राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के अनुसार प्रत्येक राज्य सर्किल हेतु न्यूनतम 7 वोट की आवश्यकता होती है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसी भी ग्राम पंचायत क्षेत्र में जनसंख्या का आधार पर न्यूनतम 7 वार्डों में विभाजित किया जाना अनिवार्य है। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत की संघीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? भारत की संघीय कार्यपालिका का प्रधान भारतीय गवर्नर जनरल होता था। 1935 के एक्ट के तहत केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था और संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ गवर्नर जनरल में निहित की गई थी। निम्नांकित में से कौन सी श्रेणी की शिकायतों पर राष्ट्रीय महिला आयोग NCW द्वारा विचार नहीं किया गया है? तो यह अनुबंध मूलक अधिकार पर। राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं से संबंधित क्रूरता, ऑनर किलिंग, 3 तलाक और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न जैसे मामलों पर संज्ञान लेता है, लेकिन विशुद्ध रूप से दीवानी या व्यावसायिक अनुबंधन मूलक अधिकारों के विवाद पर विचार नहीं करता है। राजस्थान में वर्ष 2025 में निम्नलिखित में से किस जिला आयोग में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक सर्वाधिक संख्या में आए हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक सर्वाधिक जयपुर और उदयपुर में आए हैं। राजस्थान पर्यटन विभाग के आंकड़ों के अनुसार विदेशी सैलानियों को पहली और सबसे पसंद हमेशा जयपुर गुलाबी नगरी और उदयपुर झीलों की नगरी को ऐतिहासिक क्षेत्र रहा है। पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में 2012 से 2019 के मध्य किस पशुधन की संख्या में धनात्मक वृद्धि दर्ज की गई? इस दौरान राजस्थान के कुल पशुधन में गिरावट आई थी, जबकि बेगरी, भेड़ और गधों की संख्या में भारी कमी देखी गई। गोवंश और बेसवंश की संख्या में धनात्मक वृद्धि हुई थी। राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी अवस्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम की ओर सही दिशा में मिलान कीजिए। पूर्व से पश्चिम मिलानी है तो सबसे पूर्व में इनमें से बूंदी का, उसके बाद अजमेर, फिर उदयपुर और जालौर। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, BACD। निम्नलिखित में से कौन सा झील समूह अंतर्राज्यीय सीमा वाला नहीं है? तो डीडवाना, कुचामन, दौसा, ब्यावर और बालोतरा यह अंतर्राज्यीय सीमा वाले जिले नहीं हैं। राजस्थान के नए प्रशासनिक मानचित्र के अनुसार ये चारों जिले पूरी तरह अंतस्थ हैं और किसी भी अन्य राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। निम्नलिखित संरक्षित क्षेत्रों को पूर्व से पश्चिम के सही क्रम में विकसित कीजिए। तो बाजा आंबली जो 12 में है, बीसलपुर टोंक में, गंगा बैरवघाटी सिरोही चित्तौड़गढ़ में और वाडाखेड़ा जालौर में है। तो ये इसका क्रम हो जाएगा ABCD। निम्नलिखित में से कौन सी माय नदी की एक सहायक नदी नहीं है? तो माय की सहायक नदी मेज नहीं है, मेज चंबल की सहायक नदी है जो भीलवाड़ा और बूंदी में बहती है, जबकि सोम, चाप, अनास, जाकम और ईदो माय की सहायक नदियाँ हैं। राजस्थान किस जिला समूह में जनगणना 2011 से 2011 के मध्य नगरीय जनसंख्या में दशाब्दी परिवर्तन प्रतिशत क्रमशः सर्वाधिक तथा न्यूनतम अंकित करता है? बाड़मेर तथा डूंगरपुर। दशक के दौरान नगरीय जनसंख्या में वृद्धि दर सबसे तेज उच्चतम रही, जबकि डूंगरपुर में सबसे न्यूनतम दर्ज की गई।
खनिज और उनके कण सहित क्षेत्रों का सही मिलान है, तो ए और बी सही इसमें। फायर क्ले के लिए कोटरी और रानेरी बीकानेर प्रसिद्ध है, जब भी मैग्नेसाइड के लिए सेंधड़ा पाली अजमेर क्षेत्र भी सही सुमिलित हैं। राजस्थान में जुलाई माह में 1000 मिलीबार से अधिक वायुदाब पाए जाने वाली जिलों के कौन सा है? 1000 मिलीबार से अधिक वायुदाब डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाया जाता है। जुलाई के मानसून के महीने में राजस्थान के सुदूर दक्षिणी भाग जिसे डूंगरपुर बांसवाड़ा झालावाड़ में तापमान अपेक्षाकृत कम होने के कारण वायुदाब सबसे अधिक 1000 MB समताप रेखा के पास होता है। वर्ष 2022-23 में राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा रेपसीड एवं सरसों का सर्वाधिक उत्पादक जिला है? तो है भरतपुर। भरतपुर जिला और उसके आसपास का पूर्वी क्षेत्र जैसे अलवर राजस्थान में सरसों के उत्पादन में हमेशा अग्रणी रहता है। यहाँ सेवर में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। विद्यालयों में लेजर फेयर नेतृत्व में शिक्षकों को निरंतर प्रतिपुष्टि क्यों नहीं प्रदान की जाती? अत्यधिक कुशल और आत्मनिर्देशन होते हैं। इस शैली में नेता या प्रधानाचार्य अपने अधीनस्थों को पूरी तरह स्वतंत्रता देता है, ये मानकर कि उसके शिक्षक अत्यधिक योग्य, अनुभवी और स्वयं के कार्यों को करने में पूरी तरह सक्षम हैं। बोनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक निर्मितवाद की मूल परिकल्पना नहीं है? शिक्षार्थी ज्ञान का अनुकरण अपने अधिगम साथी के साथ अंतःक्रियाकरण द्वारा करता है। बोनर के सिद्धांत के अनुसार शिक्षा ज्ञान को केवल अनुकरण नहीं करता, बल्कि वह सक्रिय रूप से नए नवाचारों विचारों का निर्माण कराता है। शास्त्रीय अनुबंधन में विलुप्त कब होती है? शास्त्रीय अनुबंधन अनुबंधित उद्दीपक CS को अनानुबंधित उद्दीपक UCS के बिना प्रस्तुत किया जाता है तब लुप्त हो जाती है। भावलाव के सिद्धांत के अनुसार यदि बार बार घंटी बजाई जाए लेकिन भोजन न दिया जाए तो धीरे धीरे लार टपकना अनुबंधित अनुक्रिया समाप्त हो जाती है। IASE उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान मुख्य रूप से शिक्षक शिक्षा की किस अन्य से संबंध है? तो माध्यमिक एवं शिक्षक शिक्षण तैयारी सेकेंडरी एंड टीचर एजुकेशन प्रिपरेशन से संबंधित हैं। डाइट प्राथमिक क्षेत्र के लिए, जबकि IASES का मुख्य कार्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के प्रशिक्षण, अनुसंधान और नीति निर्धारण की देखरेख करना है। एक व्यक्ति में परानुभूति का उच्च स्तर है, लेकिन वह दूसरों को प्रभावित करने कठिनाई अनुभव करता है। समयगात्मक बुद्धि का कौन सा क्षेत्र अविकसित है? सामाजिक कौशल। दूसरों की भावनाओं को समझना परानुभूति है, लेकिन अपनी बात से दूसरों को प्रभावित करना या संबंध बनाना सामाजिक कौशल के अंतर्गत आता है। इसी कमी के कारण वो दूसरों को इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा है। राजस्थान सरकार के आदेशानुसार किस संस्था को 9वीं से 12वीं तक की पाठ्य पुस्तकों को मुद्रण एवं वितरण का कार्य सौंपा गया है? तो यह सौंपा गया राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड RSTB जयपुर को। सितंबर 2010 के ऐतिहासिक नीतिगत निर्णय के बाद कक्षा 1 से 8 के साथ साथ कक्षा 9 से 12 तक के सभी सरकारी स्कूल की पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण और वितरण का एकाधिकार RSTB को दिया गया है। मैकडूगल द्वारा बताई गई मूल प्रवृत्तियाँ और इससे संबंधित संयोगों का सही मिलान है। तो पलायन वेग से किया जाता है। सामूहिकता एकाकीपन से आती है। संग्रहण स्वामी भक्ति से आता है। देने या दीनता नकारात्मक आत्मभाव से आता है। निवृत्ति गणना से उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में कौन सा किसी शैक्षणिक संस्थान के आंतरिक लाभार्थियों में सम्मिलित नहीं है? तो वह नियोक्ता एम्प्लॉयर। अध्यापक, विद्यार्थी और प्रधानाचार्य संस्थान के भीतर रहकर काम करते हैं और सीधे तौर पर जुड़े होते हैं। नियोक्ता जैसे मैनेजमेंट या बाहरी संस्था बाह्य लाभार्थी या स्टेक होल्डर को माना जाता है। NAP 2020 के अंतर्गत मूल्यांकन सुधारों के संबंध में सही कथन नहीं है। नीति से रटने की जगह योग्यता आधारित मूल्यांकन और निरंतर रचनात्मक मूल्यांकन पर बल दिया गया है। बोर्ड की परीक्षाओं में पूरी तरह समाप्त करने पर कोई प्रस्ताव नहीं है, बल्कि उन्हें आसान और लचीला बनाने की बात कही गई है, इसलिए कथन भी गलत है। कथन यह और सी पूरी तरह सही है।
निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग NEP 2020 में फाउंडेशन स्टेज के अंतर्गत आता है? कक्षा 3 से 8। 5+3+3+4 ढांचे के तहत पहला 5 साल का चरण फाउंडेशन स्टेज, जिसे 3 साल प्री स्कूलिंग आंगनबाड़ी और 2 साल कक्षा 1 और 2 शामिल है, जो यह कुल 3 से 8 वर्ष के आयु वर्ग को कवर करता है। ये थे दोस्तों फर्स्ट ग्रेड का इस मई 2026 को हुआ पेपर। अगर आपको पेपर अच्छा लगा हो तो पेपर को लाइक और सब्सक्राइब कर दें तथा कमेंट बॉक्स में बताएं आपके कितने अंक बन रहे हैं।